ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म। तो इसमें हम ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेवल ऑफ आउटपुट से मतलब लॉन्ग रन में अगर हम कम से कम कॉस्ट, लो एवरेज कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं तो वो ऑप्टिमम साइज के तौर पर देखे जाएंगे हम। एट दिस साइज, इस साइज पे क्या होगा कि जो फर्म है वो ऑपरेट करेगी मोस्ट इफेक्टिवली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो भी रिसोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज करेगी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी साइज है उनको बढ़ाएगी विदाउट फेसिंग डिस इकोनॉमिक्स, मतलब बिना कोई लाभ, मतलब बिना कोई हानि के। इट बैलेंस कॉस्ट सेविंग एडवांटेज ऑफ ग्रोथ, और ये क्या करेगा, ये कॉस्ट सेविंग एडवांटेज है ग्रोथ के लिए, और साथ में चैलेंज करता है, इसमें चैलेंज भी देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट और कम्प्लेक्सिटी को लेकर। तो चलो चलते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म के की कंसेप्ट को जानते हैं क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि इंडस्ट्री या कोई भी फर्म अपनी सीमाओं को बढ़ा देना, मतलब वो क्या करेगी, किसी कंपनी को एक्वायर कर लेगी या अपनी जो स्केल है उसको बढ़ाएगी, मतलब जो वो प्रोडक्शन करती है उसके क्षेत्र को एक्सपेंड करेगी हैं। फर्म क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगी और कॉस्ट एडवांटेज मतलब कम कॉस्ट के अंदर। टेक्निकल फैक्टर क्या है, जैसे कि इसमें क्या कर सकती है फर्में, नई लार्ज बड़ी बड़ी मशीनें ला सकती है, या जो लेबर है उनको अच्छी तरीके से अपनी उनकी स्किल के हिसाब से काम में बांट सकती है जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। डिवीजन ऑफ लेबर। लिंक्ड प्रोसेस, मतलब जैसे कि अगर कोई कंपनी या स्टील प्लांट है तो आयरन एक्सट्रैक्शन और स्टील प्रोडक्शन के साथ ये कर सकती है, आयरन का भी काम कर सकती है। तो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल, मतलब क्या है कि वो अगर बल्क परचेजिंग डिस्काउंट लेने लगे, बड़ी बड़ी डिस्काउंट मतलब बड़ी बड़ी परचेजिंग करेगी तो उसे बड़ा बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, उससे क्या है कि लोअर ब्रोइंग कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है वो भी उधार की वो भी कम होगी। और स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, और अच्छी तरीके जो स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट है जो उनको लेगी तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम आएगी। मार्केटिंग देख सकते हैं कि लोअर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब पर यूनिट प्रोडक्ट, मतलब उसका जो प्रोडक्शन कर रहा है और जिसको बेच रहा है और उसके ऊपर जो ऐड दी गई है उसकी कॉस्ट कम से कम हो। और बल्क ट्रांसपोर्टेशन सेविंग, मतलब बल्क में ट्रांसपोर्टेशन सेविंग की जाएगी। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक ऑफ स्केल देखने को मिल सकता है। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है कि कॉस्ट डिसएडवांटेज, मतलब क्या है, जब एक फर्म ग्रो कर लेती है, बहुत बड़ा फर्म हो जाती है, बड़ी बड़ी फर्म हो जाती है, तो क्या होगा, उसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है उसकी, और प्रॉफिट बहुत कम होने लग जाता है। तो स्केल तो बढ़ी परंतु वो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहलाएगा, क्योंकि उसको लाभ नहीं हो रहा बल्कि उससे हानि ही हो रही है, तो वो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंतर्गत रखेंगे। देख सकते हैं क्या क्या इशू देखने को मिलते हैं। मैनेजरियल इशू, ब्यूरोक्रेसी, स्लो डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, मतलब क्या है, बड़ी बड़ी अगर फर्म हो जाएंगी तो डिसीजन मेकिंग भी अब सभी फर्मों को संभालना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए क्या होगा, एक साथ सबको लेकर चलना, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। टेक्निकल लिमिट, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, मतलब उस सामान को रखना, प्रबंध करना अच्छी तरीके से, तो उसकी भी कॉस्ट लगने लग जाती है। लेबर इशू, मतलब क्या है कि लेबर क्या करने लगते हैं कि उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं होता, फिर उनका साथ भी बिहेव जो मालिक का है वो बदल जाता है, इससे अच्छा नहीं होता, तो स्ट्राइक होने लग जाती हैं, उनके अपनी अपनी डिमांड उठने लग जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप देखने को मिलता है। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट के अंदर देख सकते हैं शॉर्ट रन
और एक लॉन्ग रन में। मतलब शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन इनपुट जैसे कि मशीनरी वो फिक्स्ड होती है, इसमें कम से कम एक चीज़ ही फिक्स्ड होती है, एक चीज़ फिक्स्ड होती है इनपुट। और कॉस्ट इंक्लूड फिक्स्ड रेंट सैलरीज एंड वेरिएबल रॉ मटेरियल। मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो रॉ मटेरियल्स, मतलब क्या है, जैसे लॉन्ग रन में क्या होते हैं सभी इनपुट्स वेरिएबल होती हैं, और जबकि उसमें शॉर्ट रन में नहीं होती, सभी चीज़ें वेरिएबल नहीं होती। बिकॉज क्योंकि है ना, शॉर्ट रन में तो टाइम कम मिलता है, लॉन्ग रन में टाइम ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट रन में तो हम चीज़ों बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन फर्म एडजस्ट प्लांट साइज टू मिनिमाइज कॉस्ट। और इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रन में फर्म अपने आप की जो साइज है मिनिमाइज कॉस्ट के अंदर बड़ी कर सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या एवरेज कॉस्ट देखने को मिलता है हमें करो का, इसमें देख सकते थे कि कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहती है। मतलब जो रेंट सैलरीज चाहे वो ना हो, लेकिन इनकी कॉस्ट लगती रहती है। जबकि लॉन्ग रन में कॉस्ट को एडजस्ट किया जा सकता है अपनी फर्म की साइज के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट रन में ये कॉस्ट लगती ही रहती है। अब एवरेज कॉस्ट करो जो है वो यू शेप का होता है लॉन्ग रन के अंदर, और जो लोवेस्ट पॉइंट है एसी करो का वो क्या है, ऑप्टिमम साइज है। जैसे कि ये हमारे पास, तो इस तरीके से यू शेप का होगा। यहाँ पर डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर पॉइंट होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वह ऑप्टिमम साइज को बता रहा है। फैक्टर क्या है जो ऑप्टिमम साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला कि फैक्टर जो फेवर लार्ज स्केल को करे और जो फैक्टर स्मॉल स्केल को करे। तो फैक्टर जो फेवर करते हैं लार्ज साइज को, वे है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जैसे कि स्टील, और इसमें स्मॉल साइज में कस्टमाइज प्रोडक्ट जैसे टेलरिंग। इसमें हाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है जैसे ऑटोमोबाइल में। इसमें जियोग्राफी सेक्टरेट मार्केट होता है। इसमें बल्क में परचेज की जाती है जिससे डिस्काउंट मिल जाता है लार्ज साइज़ के अंतर्गत। लेकिन इसमें क्विक और एडेप्टिवली डिमांड चेंज होती रहती है। इसमें लार्ज में एडवांस R&D रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्मॉल साइज़ में लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज को देखा जाता है। इम्फेरिशियल मेथड टू डिटरमाइन ऑप्टिमल साइज। तो कौन से इम्फेरिशियल जो विश्लेषणिक मेथड हैं जो ऑप्टिमल साइज को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले है इंजीनियरिंग टेक्निक। मतलब इंजीनियर एस्टिमेट इनपुट रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डिफरेंट आउटपुट लेवल। जो इंजीनियर हैं वो एस्टिमेट लगाते हैं कि इनपुट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और साथ में जो डिफरेंट आउटपुट लेवल होंगे उनकी क्या कॉस्ट होगी। सर्वाइव टेक्निक मतलब क्या, जो इफिशिएंट फर्म साइज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द लार्ज शेयर ग्रोथ ओवर टाइम। इफिशिएंट फर्म है वो अपनी जो बेस है वो मार्केट साइज ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं टाइम के साथ। स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इसमें जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है एग्जांपल कॉस्ट फंक्शन एनालाइज किया जाता है हिस्टोरिकल डाटा टू फाइंड आउट कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को प्राप्त करने के लिए। तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें फर्म साइज ऑन परफॉर्मेंस पे। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी, मिक्स्ड एविडेंस जैसे कि लार्ज फर्म में भी बेनिफिट वे फ़ायदे में रहती हैं, मार्केट पावर होती है उनके बाद, परंतु फेस डिस इकोनॉमिक्स, परंतु लार्ज फर्म में हमेशा क्या कर सामना कर सकते हैं, डिस इकोनॉमिक्स का सामना कर सकती है। ग्रोथ में देख सकते हैं कि गिबर्ट लो जो सजेस्ट करता है ग्रोथ रेट को इंडिपेंडेंट ऑफ साइज के तौर पर, बट जो स्मॉलर फर्म में हैं वो स्ट्रगल करती हैं लिमिटेड रिसोर्स के कारण। स्टेबिलिटी, लार्ज फर्म अक्सर स्टेबल होते हैं कमाने में ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं या काम कर सकते हैं साथ में, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन जाते हैं उनकी। वाइज स्मॉल एंड लार्ज फर्म को एग्जिस्ट, क्यों स्मॉल और लार्ज फर्म एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मार्केट डाइवर्सिटी, स्मॉल फर्म कैटर टू नीच मार्केट, मतलब छोटी स्तर को देखता है ये, जबकि लार्ज फर्म सर्व करता मास मार्केट के लिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब जो स्मॉल फर्म है वो एक्ट एज सप्लाइज टू लार्ज फर्म, वो सप्लाइज का काम कर सकता है लार्ज फर्म के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, स्मॉल फर्म एडेप्ट फास्टर टू चेंज, जो स्मॉल फर्म है वो तेज़ी से अपने अंदर चेंज कर सकती हैं, जैसे अगर कोई फैशन में ट्रेंड आ रहा है तो उसके अंतर्गत भी।
कंक्लूजन क्या है देख सकते हैं हम, जो ऑप्टिमम साइज, बैलेंस, कॉस्ट इफ़िशिएंसी और ऑप्शनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जबकि लार्ज फर्म इंजॉय करती इकोनॉमिक ऑफ स्केल, स्मॉल फर्म थ्राइविंग इन डायनेमिक। क्या है, स्मॉल फर्म डायनेमिक मार्केट की तरफ ज़्यादा रहती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री टाइप आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके बैलेंस को। तो आंसर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की तरफ से हम कैसे चलेंगे, सबसे पहले डिफाइन किया हमने ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म क्या है, फिर हमने इसके अंदर एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स क्या है, फिर हमने कॉस्ट के कंसेप्ट के बारे में जाना, फिर क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, और इम्फर्शियल मेथड क्या है, परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलता है स्मॉल और लार्ज फर्म के अंदर, और दोनों के बीच कैसा कोएग्जिस्ट देखने को मिलता है, और अंत में हमने इसके ग्रोथ ऑफ द फर्म, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। सबसे पहले क्या है ग्रोथ ऑफ द फर्म। ग्रोथ इज द क्रिटिकल गोल ऑफ द फर्म। ग्रोथ ये महत्वपूर्ण गोल होता है किसी भी फर्म के लिए, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटी फर्म हो चाहे वो बड़ी फर्म हो, दोनों का गोल अपनी फर्म की ग्रोथ करना ही होता है। इट हेल्प फर्म सर्वाइव कंपटीशन। ग्रोथ करने से क्या होगा, ये मदद करती है कि वो अब कंपटीशन में सर्वाइव कर सके, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके और अपनी मार्केट पावर को एक्सपेंड कर सके, और साथ में अचीव कर सके मैनेजियल ऑब्जेक्टिव को। ग्रोथ कैन बी प्राइमरी गोल या टूल टू फुलफिल देयर अदर एम्स लाइक सेल्स मैक्सिमाइजेशंस और शेयर होल्डर वैल्यू। ग्रोथ वो चीज़ है जो प्राइमरी गोल या वो टूल है जो उनके एम्स जैसे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाना, तो इस चीज़ को पूरा करने का काम करती है। तो टाइप ऑफ ग्रोथ कितनी है, एक तो है इंटरनल ग्रोथ। अब इंटरनल ग्रोथ के अंदर क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब क्या है कि आंतरिक वृद्धि कैसी होगी, अगर वो अपने अंदर फर्म में प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। फर्म इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, अब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे, जब फर्म इन्वेस्ट करेगी न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इससे क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और इम्प्रूव प्रोसेस, और जिस प्रोसेस से वे पहले काम करते हैं उस प्रोसेस में सुधार लेकर आएंगे। मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट एक्सपेंशन करना हर फर्म का मेन एम होता है। तो एंटरिंग न्यू मार्केट और इंक्रीज द मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना थ्रू मार्केटिंग, किसके द्वारा, मार्केटिंग ऐड करेंगे, उसके द्वारा अपनी फर्म के उद्देश्य को बढ़ाएंगे। इनोवेशन और कम्पिटिटिव प्राइसिंग को में लेकर आना। और दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब बाहरी ग्रोथ। बाहरी ग्रोथ कैसे हो सकती है कि किसी फर्म के साथ वो जाकर मर्ज हो जाए तो उसकी ग्रोथ वो बढ़ जाएगी, या किसी फर्म के को खरीद ले, अगर वो कोई दूसरी फर्म लैस में चल रही है और आप सोचते हो कि आप उस फर्म को संभाल कर और ग्रोथ में ला सकते हो, तो आप उस फर्म को एक्वायर कर लो। तो उससे क्या होगा, और वो फर्म कैसी होनी चाहिए, आपकी जो पहली फर्म है दोनों का लिंक्ड होना चाहिए। अगर दोनों लिंक्ड हैं तो आप ग्रोथ, आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाएगा इससे। तो फर्म ग्रो बाय मर्जिंग, फर्म कैसे ग्रो कर सकती है, दूसरे के साथ मर्ज होके या एक्वायर करके अदर फर्म को, टू एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस, और अपनी मार्केट की उपस्थिति को बढ़ा सकती है। और उससे उनसे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे जो फिजिकल रिसोर्सेज हो, दोनों की प्राप्ति, इससे दोनों की प्राप्ति इनको हो जाती है। दूसरा है इसके अंदर स्ट्रैटेजिक अलायंस, मतलब एक नीतिगत तरीके से एक गठबंधन बना लेना, पार्टनरशिप कर लेना दूसरी फर्म के साथ, टू लेवरेज साइनर्जीज। लेवरेज सिनर्जीज का मतलब होता है, लेवरेज का मतलब होता है मैक्सिमम फ़ायदा उठाना, और सिनर्जीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर
जो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले। तो ये दो पार्टनरशिप होगा तो ये मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट में इकट्ठा मिलकर, और टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटर और अपनी एक्सपर्टीज़ एक दूसरे से शेयर करके इस तरीके की ग्रोथ संभव होती है। वाई डू फर्म ग्रो? फर्म ग्रो क्यों करना चाहती है? क्यों इन्हें ग्रोथ की ज़रूरत है? सबसे पहला है मैक्रो लेवल रीजन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री की बढ़ती है डिमांड फॉर गुड और सर्विस की ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, राइजिंग इनकम। माइक्रो लेवल रीजन क्या है? एक विशाल स्तर पर डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, और इनकम बढ़ेगी लोगों की तो डिमांड बढ़ेगी, तो फर्म एक्सपेंड करना चाहती है ताकि उनके प्रोडक्शन से उनकी डिमांड जो है उनकी प्रोडक्शन को मीट कर सके। और इससे क्या होगा? फर्म ग्रो करेगी, अवॉइड स्टैग्नेशन एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव, और अपनी जो थकावट है, स्टैग्नेस है, भूख है, उसको उससे बच जाएगी। और स्टैग्नेंट फर्म रिस्क बिहेव आवर टेकन बाय रिवाइवल और न्यू एंट्रेंट्स, और क्या करेगी? ये क्या न्यू एंट्रेंट्स को भी रोकेगी और इससे बच जाएगी और अपने फर्म को ग्रोथ करेगी मैक्रो लेवल पर, और अपनी ग्रोथ करना चाहती है क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। एक होता है माइक्रो लेवल रीजन। माइक्रो का मतलब होता है छोटा स्तर है, हम कहते हैं हिंदी में छोटे स्तर पर। सबसे पहला है मैन पावर, मार्केट पावर। तो लार्ज फर्म क्या करेगी? कंट्रोल कर लेगी प्राइस पर और कंपटीशन को कम कर देगी और डोमिनेट करेगी मार्केट पे। मैनेजरियल इंसेंटिव, मैनेजर प्रेफर करता है ग्रोथ को एज इट बिंग हायर सैलरीज, प्रिक्स एंड जॉब सिक्योरिटीज़ को लेकर। सर्वाइवल इन डायनेमिक मार्केट में ग्रोथ ज़रूरी होती है, अडेप्ट करना, चेंज करने टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए। थ्योरीज क्या है फर्म ग्रोथ के को लेकर? 3 की थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती है कि क्यों फर्म को ग्रोथ करना चाहिए। सबसे पहले थ्योरी डाउनी थ्योरी है। इसमें इफ़िशियंसी ड्राइव ग्रोथ, मतलब इफ़िशियंट फर्म विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ग्रो फास्टर बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड स्टेलिंग मार्केट शेयर फ्रॉम लेस इफिशियंट लेवल। इसमें क्या कहा गया है? इफ़िशियंट फर्म मतलब हमें बेटर टेक्नोलॉजी और प्रोसेस हमने अपनानी होगी ताकि हम अपने प्रोडक्शन की ग्रोथ को फास्टर कर सकें, अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकें, और जो मार्केट शेयर है हम उसको चुरा सके, स्टेल कर सके, हमें पास के जो लेस इफ़िशियंट लेवल हमारे से कम जो इफ़िशियंट है उनसे, ताकि हमारा क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी। लिमिट क्या है इसकी? कि ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड फॉर एक्सपेंशन एंड मार्केट डिमांड एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसमें क्या कह रखा है कि ग्रोथ में क्या होती है? बाधा क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स के, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम अपना एक्सपेंस कर सके, हम फैला सके अपनी जो फर्म उसको, एंड मार्केट डिमांड, और जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट कस्टमर, और जो मार्केट डिमांड है उसको पूरा कर सके, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले। इसमें ये बाधा आती है किसके कारण? इन फंड के कारण। इनोवेशन, लेस इफ़िशियंट फर्म इनोवेट टू सर्वाइव, जो कम इफ़िशियंट फर्म है वो क्या करती है? इनोवेट करती है, कुछ ना कुछ खोजती है सर्वाइव करने के लिए। रिवर्सिंग इंडस्ट्री कंसंट्रेशन, और ये क्या करती है? रिवर्स करने की कोशिश करती है इंडस्ट्री के कंसंट्रेशन को, फोकस को अपने ऊपर लाने की। तो ये एक डायग्राम देख सकते हैं हम डाउनी इक्विलिब्रियम का, जो इंट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी एंड मार्केट ग्रोथ करो का दिखाता है, और इसमें पेनरोज मैनेजल रिस्ट्रेंट भी देखने को मिलता है। इसमें देख सकते हैं कि जो ये सीधा जा रहा है ना, सीधा ये कैपेसिटी ग्रोथ करो है, कैपेसिटी ग्रोथ करो है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्केट ग्रोथ करो है। तो दोनों का जो इंट्रैक्शन हम देखने को मिलता हमें इस ग्रोथ रेट और रेट ऑफ प्रॉफिट के बीच में, ये ऑप्टिमम ग्रोथ रेट है फर्म का, जिसे डाउनी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है इसको। तो इस तरीके का कर्व बनता है इसका। अब देख सकते हैं पेनरोज थ्योरी।
पेनरोज थ्योरी क्या कहते हैं कि जो मैनेजियल रिसोर्सेज एज लिमिट, मैनेजियल रिसोर्सेज क्या है, लिमिट है, हमारे पास इतने नहीं है। एक फर्म ग्रोथ डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, एक फर्म की ग्रोथ डिपेंड करती है उसके पास कितने प्रोडक्टिव स्तर के अवसर हैं, उसके जो कंपनी में काम करने वाले लोग उनके पास स्किल कैसी, रिसोर्स कैसे और मैनेजर टैलेंट कैसा है उनके पास। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हायरिंग करते हैं न्यू मैनेजर की तो उसको ट्रेन करने में टाइम लगता है और ये हमारी जो रैपिड ग्रोथ है उसके ऊपर लिमिट लगा देता है। डाइवर्सिफिकेशन, फर्म ग्रो बाय एंटरिंग न्यू मार्केट प्रोडक्ट टू यूज अनयूज्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया गया अगर फर्म में हम उसमें एंटर करेंगे तो क्या होगा कि फर्म हमारे पास ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर इस ऐसे रिसोर्सेज में हम एकदम एंट्री से करते हैं शुरुआत में हमें रैपिड ग्रोथ नहीं मिलेगी। मैरिस थ्योरी क्या कहती है, मैरिस बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉफिट, मैनेजर एम टू ग्रो द फर्म पावर प्रेस्टिज बट मोस्ट सेटिस्फाई शेयर होल्डर विद प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि जो मैनेजर है उसका तो दो एम होता है, वो होता है कि वो फर्म को ग्रो करे, फर्म को बढ़ाए, उसकी ग्रोथ ले आए। क्यों चाहता है वो, ताकि उसको पावर मिले, उसको प्रतिष्ठा मिले, प्रेस्टिज मिले। बट जो जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, उसको इस चीज़ से सेटिस्फाई होता है प्रॉफिट से। डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ को ड्राइव करता है बट इसमें एक जरूरत होती है बैलेंसिंग कॉस्ट की, R&D मार्केटिंग की, टू अवॉइड प्रॉफिट डिक्लाइन, ताकि हम जो प्रॉफिट नीचे जाता है उससे बचा जा सके। स्टॉक मार्केट वॉल्यूशन एक्ट एज ए कंस्ट्रक्ट, मतलब स्टॉक मार्केट की जो वॉल्यूशन है वो एक बाधा के तौर पर काम कर सकता है। उसमें हमें लो प्रॉफिट रिस्क टेक ओवर थ्रेट, उसमें हमें अगर हमारे पास जो प्रॉफिट है अगर वो कम होता चला जाएगा तो हमारी कंपनी का टेक ओवर करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। एक प्रकार की उसकी हमको धमकी मिलने लग जाती है, धमकी मिलती नहीं मतलब वो खतरा पैदा हो जाता है अगर प्रॉफिट नीचे चला जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देख सकते हैं हमारे पास ये जो मैक्सिमम ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन दिखा देती है एक फर्म की, जैसे कि यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पर ग्रोथ रेट है और ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा ये ग्रोथ है ऑफ सप्लाई करो, और ये जो ऐसे जा रहे हैं इसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ डिमांड करो 1, ग्रोथ ऑफ डिमांड करो 2, ग्रोथ ऑफ डिमांड करो 3। तो इन दोनों का जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ये पी के और जी के पॉइंट है। तो ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, मैक्सिमम ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन ऑफ ए फर्म की। तो इस तरीके से ये करो इसका बनता है। इम्पेरिकल एविडेंस क्या है, इम्पेरिकल एविडेंस मतलब एक विख्यात एनालाइज विश्लेषण जो हमने अब पढ़ किया है हम उससे। तो क्या मिलता हमें, क्या जानकारी मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ है। बहुत सी स्टडी ये दिखाती है पॉजिटिव लिंक है प्रॉफिटेबिलिटी का फर्म की ग्रोथ से। साइज वर्सेस ग्रोथ, बहुत सी लार्जर फर्म अक्सर ग्रो फास्टर ड्यू टू रिसोर्सेज, वो तेज़ी से ग्रो करती है रिसोर्सेज के कारण। बट स्मॉलर फर्म कैन इनोवेट रैपिडली, जो कि छोटी छोटी फर्में हैं वो आविष्कार ज़्यादा करती तेज़ी से। मैनेजरियल कंट्रोल, ऑनर कंट्रोल फर्म में प्रायोरिटीज प्रॉफिट, जो ऑनर है वो तो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देता है, लेकिन मैनेजर है ना वो हमेशा कंट्रोल करता है फर्म की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि उसे पावर मिलेगा, उसे प्रेस्टिज, उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, इसके कारण वो सिर्फ उसकी ग्रोथ पर ध्यान देता है। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इससे, तो ग्रोथ इज़ ए विटल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ जरूरी है सर्वाइवल के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए और मार्केट के चेंज को अडेप्ट करने के लिए। थ्योरीज हाईलाइट डिफरेंस ड्राइव, थ्योरीज अलग अलग हाईलाइट कर रही है, जैसे कि डेवनी की इफिशिएंसी को दिखा रही है, पेनरोज की रिसोर्स की उपलब्धि को दिखा रही है और मैरिस की प्रॉफिट ग्रोथ के बीच एक बैलेंस को दिखा रहा है। रियल वर्ल्ड के जो एविडेंस देखने को मिलते हैं वो भी मिक्स्ड देखने को मिलते हैं, बट ग्रोथ रिमेन ए सेंट्रल स्ट्रेटजी फॉर द फर्म इन डायनेमिक इकोनॉमिक्स से, मतलब जो करंट की स्थिति में इकोनॉमिक्स में जो देखते हैं हमें जो ग्रोथ है वो एक सेंट्रल स्ट्रेटजी केंद्रीय नीति मानी जाती है आज के टाइम पे भी। थैंक्स फॉर